चलिए आज आपको ले चलते हैं छोटा नागपुर के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने पर, जहां हम जानेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। सोचिए जरा, एक ऐसा राज्य जहां लोगों को कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। जी हाँ, सदियों तक नागवंशी राज में यही हकीकत थी। तो चलिए इस अनोखी व्यवस्था को और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बदली तो क्यों और कैसे बदली। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब नागवंशी साम्राज्य कह सकते हैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। और बताएं, इसकी सबसे कमाल की बात क्या थी? आम लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। सोचकर देखिए, उस समय के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। मतलब पूरा राज्य चलाने का जो भी खर्चा था वो खुद नागवंशी शासक उठाते थे। सच में एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था थी ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम चलता कैसे था? सब कुछ लोकल लेवल पर बहुत अच्छे से मैनेज होता था। गांव का जो मुखिया होता था उसे महतो कहते थे। भंडारी का काम था खेती और अनाज का भंडारण देखना। धार्मिक काम पाहन संभालते थे और भुइयर के पास थे न्यायिक और राजनीतिक अधिकार। मतलब हर किसी का रोल एकदम क्लियर था, जिससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बड़े आराम से चलता था। लेकिन जैसा कि होता है, ये अनोखा टैक्स फ्री सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था। एक बाहरी ताकत की वजह से नागवंशी राजवंश के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यही कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एंट्री होती है मुगल साम्राज्य की और उनके हाथों एक नागवंशी राजा को बंदी बना लिया जाता है। साल था 1615 और यही वो समय था जब सब कुछ बदल गया। मुगल बादशाह जहांगीर ने राजा दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि राजा ने मुगलों को जो सालाना नजराना या कह लें ट्रिब्यूट देना था वो बंद कर दिया था। और बस इसी एक घटना ने पूरे नागवंशी साम्राज्य की तकदीर बदल कर रख दी। और ये कोई छोटी मोटी कैद नहीं थी। राजा दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में पूरे 12 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। जरा सोचिए, 12 साल, एक दशक से भी ज्यादा का समय। एक राजा अपनी प्रजा से दूर, कैद में। आखिरकार जब उनकी रिहाई हुई तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शर्त यह थी कि अब नागवंशी राजाओं को मुगलों को हर साल 6,000 रुपए की मालगुजारी देनी होगी। और बस इसी एक शर्त ने सदियों से चले आ रहे उस टैक्स फ्री सिस्टम का अंत कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? इसी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से नागवंशी शासकों को वो करना पड़ा जो उन्होंने सदियों से नहीं किया था, अपनी ही जनता से टैक्स वसूलना। और इसके लिए उन्हें एक पूरा नया सिस्टम बनाना पड़ा। तो राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ये मालगुजारी इकट्ठी कैसे की जाए। अब सीधे लोगों से टैक्स मांगना तो मुश्किल था, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने ये जिम्मेदारी पढ़ा के जो प्रमुख होते थे, जिन्हें मानकी कहा जाता था, उन्हें सौंप दी। अब ये कोई रेगुलर फिक्स टैक्स नहीं था जैसे आज हम देखते हैं। मानकीज जो थे वो लोगों से अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उपहार या भेंट इकट्ठा करते थे और इसी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। मतलब ये एक तरह का अनियमित ट्रिब्यूट था। लेकिन कहानी में बदलाव का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। समय के साथ एक और बड़ा चेंज आया। जहां पहले मानकी सिस्टम में टैक्स कलेक्शन का काम मौजूदा क्षेत्रीय प्रमुख करते थे, वहीं अब राजा अपने खास लोगों को, अपने समर्थकों को सैलरी के बदले जमीनें देने लगे। और यहीं से जन्म हुआ जागीरदारी सिस्टम का, जिसने एक बिल्कुल नए क्लास को जन्म दिया, जमींदारों का क्लास। 150 साल और गुजरे और अब सीन में एंट्री होती है एक और बाहरी ताकत की, अंग्रेज। और वो अपने साथ लाए एक ऐसा बदलाव जो सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय साबित होने वाला था। देखिए, 1615 में मुगलों का दखल शुरू हुआ। फिर 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली। और फिर आया 1793 का वो साल जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया और इसने पावर के पूरे स्ट्रक्चर को जड़ से हिलाकर रख दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस परमानेंट सेटलमेंट ने सदियों से चले आ रहे नागवंशी राजाओं को, जो कभी अपने राज्य के मालिक हुआ करते थे, उन्हें महज एक जमींदार बनाकर रख दिया। अब वो राजा नहीं थे, बस अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूलने वाले एजेंट थे। तो इस तरह इस स्थायी बंदोबस्त ने पारंपरिक नागवंशी शासन व्यवस्था का, कह सकते हैं, एक तरह से अंत ही कर दिया। जो पुराना सिस्टम था उससे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया
और उसकी जगह ले ली एक नए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इसी के साथ एस.एल. विटली को पहला सिविल कलेक्टर अपॉइंट किया गया। तो ये थी पूरी कहानी, एक टैक्स फ्री सिस्टम से लेकर ब्रिटिश राज तक। अब चलिए जरा देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? आइए अपने ज्ञान को परखते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, वो कौन से नागवंशी शासक थे जिन्हें 1615 में जहांगीर ने कैद किया था? याद करने की कोशिश कीजिए। और अगला सवाल, राजा दुर्जनशाल को रिहाई के बदले हर साल कितना नजराना देने के लिए कहा गया था? क्या थी वो रकम? और आखिरी सवाल, 1793 के परमानेंट सेटलमेंट के बाद नागवंशी राजाओं का स्टेटस क्या रह गया था? वो क्या बन गए थे? तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी के मुख्य पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, नागवंशी राज्य पूरी तरह टैक्स फ्री था। फिर मुगलों के दबाव में मानकी के जरिए एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाना पड़ा। इसके बाद सैलरी की जगह जमीनें देने से जागीरदारी सिस्टम शुरू हुआ। और आखिर में 1793 के ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट ने राजाओं को सिर्फ जमींदार बनाकर रख दिया। ये वाकई एक कमाल की कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे बाहरी दबाव किसी भी सिस्टम को या तो बदल देता है या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये बाहरी ताकतें ना होती तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता।